वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पे हर वर्ग, हर इंडस्ट्री, हर सेक्टर के लिए कुछ न कुछ घोषणाएं की हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि ये बजट लोक लुभावन होगा, वित्त मंत्री जी ने इस बात को पूरा किया है। और क्या अब एक बड़ा सवाल है कि क्या ये बजट इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला होगा, खासकर ऐसे समय में जब जो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था है वो मंदी के दौर से गुजर रही है। इस बारे में हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारे एक्सपर्ट सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल बजट को लेकर यही होगा कि आपका रिएक्शन क्या है इस बजट को लेकर? ये तो 10 on 10 बजट है। जैसा कि आपने कहा, सबके लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, हर तरह के बिजनेस के लिए, अर्बन के लिए, रूरल के लिए, ये बजट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव टच था। एंड ये अचीव करना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हर एरिया को कुछ ना कुछ पॉजिटिव टच दिया है। और 10 on 10 बजट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस वाला बजट, इफ अगर मैं कहूँ तो। सर, बजट के अंदर मतलब मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस समय में विश्व की ज़्यादातर जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ वो मंदी के दौर से गुज़र रही हैं। तो क्या इस बजट में वित्त मंत्री जी ने ऐसी घोषणाएँ की हैं या ऐसे उपाय किए हैं जिससे कि इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, खासकर बैंकिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके? सबसे पहला चीज जो एफएम ने किया है वो है 10 लाख करोड़ का आउटले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपेक्स के लिए। जी। मेरे 33% का ग्रोथ कैपेक्स के लिए जो किया है, उससे हर सेगमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज है जो हर सेगमेंट के लिए बेनिफिशियल है जी। और उससे हर सेगमेंट को बेनिफिट मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट भी होता है। जब आपके पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स जब डेवलप होते हैं तो उससे मल्टीपल हर तरह की इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलता है। ये एक काफी इम्पोर्टेंट चीज जो एफएम ने की, वो सबसे बड़ी चीज ये है। इन्वेस्टमेंट पिकअप से ऑटोमेटिकली जॉब क्रिएशन होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट एफएम ने फोकस किया है ग्रीन ग्रोथ पे, फोकस किया है ऐसी इंडस्ट्रीज पे जिससे वैल्यू एडेड एक्टिविटी और जिससे इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट का बढ़ोतरी मिलेगी। तो उसका बेनिफिट ओवरऑल इकोनॉमी पे काफी पॉजिटिव होगा। दूसरा, जो फार्मर्स के लिए अगर आप देखें, जैसे ये इंडस्ट्री के लिए था, अब आप आ जाइए एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर में फार्मर के लिए स्पेसिफिकली फार्म क्रेडिट ग्रोथ में 11% की बढ़ोतरी की बात की है। 18 लाख करोड़ की जगह 20 लाख करोड़ का बोला गया है कि क्रेडिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, जो अगेन वहां पे भी प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और स्पेसिफिक टाइप के क्रॉप्स पे फोकस किया गया है कि आप मिलेट्स पे एक स्पेसिफिक फोकस बोला। और उन्होंने एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की जिससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट मिलेगा फार्मर को। और उसका जो बेनिफिट है वो रूरल कंजम्पशन पे होगा। तो ओवरऑल डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। पर्सनल टैक्स रेट्स जो उन्होंने हर लेवल के लोगों के लिए जो लेके आए हैं, उससे भी डोमेस्टिक कंजम्पशन को इम्पोर्टेंट बेनिफिट मिलेगा। फिर आपका है ओवरऑल जॉब क्रिएशन जब बढ़ता है, और अगर आपके हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में इम्प्रूवमेंट आता है, जो पैसा है उसका टोटल बेनिफिट डोमेस्टिक कंजम्पशन पे आएगा। जी। सर, मेरा अगला सवाल टैक्स स्ट्रक्चर को ही लेकर होगा कि सरकार ने सबसे ज़्यादा जो घोषणाएँ या अनाउंसमेंट की हैं, वो मिडल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए की है, खासकर हायर इनकम ग्रुप के लिए भी की है। पहला सवाल तो यही कि इससे इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा? नुकसान तो नहीं है बैंकिंग सेक्टर के लिए। डेफिनेटली अगर कॉमन मैन के हाथ में पैसा ज्यादा आता है तो आपका बैंकिंग क्रेडिट
आपका रिस्क इम्प्रूव होता है, क्योंकि आपके इंडिविजुअल्स के पास में एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है एंड वो स्पेंड करना चाहेंगे, तो वेदर चाहे वो होम लोन लें, चाहे वो पर्सनल लोन लें, चाहे वो कार लोन लें, तो बैंकों के लिए ये बेनिफिट ये है कि अगर इंडिविजुअल्स के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा अवेलेबल है कंजम्पशन के लिए, तो ये और कैपिटल गेन्स टैक्स को हाथ नहीं लगाया, तो हर वर्ग के लोग आजकल इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनका कैपिटल गेन्स का भी हाथ नहीं लगाया, तो इनकम जो सब लोग सोच रहे थे कि शायद अगर वो हाथ लगाया तो कम हो सकती है, तो वो भी नहीं है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है बैंकिंग के लिए। जी सर, अगर हम खासकर इंश्योरेंस या ईएलएसएस या म्यूचुअल फंड्स की बात करें कि पहले 1.5 लाख वो एटीसी के लिए डिडक्शन पाने के लिए ज्यादातर टैक्स पेयर्स उसमें इन्वेस्ट करते थे, लेकिन अब उनके पास अगर वो 7 लाख वाला नया टैक्स रिजीम चुनते हैं तो उनके पास कंपल्शन नहीं है। अब तो उनके पास 7 लाख का एक विंडो है कि उतना तक उनकी अब मर्जी, वो कहाँ लगाना चाहे नहीं लगाना चाहे। क्या आपको लगता है इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, ये थोड़ी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट वाली चीजें हैं। जी। ओवरऑल इंडिया में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन ही इतना कम है, पर कैपिटा जो हमारा इंश्योरेंस का कवर है आप देखेंगे तो काफी कम है। तो ओवरऑल वहां पे एज अ सेक्टर तो वो इंश्योरेंस को बेनिफिट मिलेगा ही, बिकॉज जैसे जैसे आप ओवरऑल पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कंट्री में, तो आदमी सोचेगा ही कि हाँ, हमको इंश्योरेंस कंज्यूम करना है एज अ प्रोडक्ट जो जेन्युइन कंजम्पशन होगा, एक्चुअल इंश्योरेंस टैक्स सेविंग के लिए नहीं, बल्कि इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव से लोग अपना इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट यूज करेंगे। सेम चीज आप बोलिए तो हेल्थ केयर रिलेटेड भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस होगा, प्लस ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर कंजम्पशन ज्यादा होगा, गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, तो उस पर ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस यूसेज बढ़ेगा ही। जी। तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में मेरे को नहीं लगता कि कुछ खराब हुआ है। शॉर्ट टर्म हो सकता है कि हाँ, टैक्स के लिए जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होता हो उसमें शायद इम्पैक्ट आए। सर, क्या वित्त मंत्री जी इस बजट में कुछ ऐसी अनाउंस करने से चूक गई जो उनको बैंकिंग सेक्टर के लिए स्पेशली करने की जरूरत थी? अगर हम इंटरनेशनल जो भी कंडीशंस हैं स्लो डाउन की उसको लेकर बात करें तो क्या उनको कुछ और घोषणाएं करनी चाहिए थी? एक्चुअली ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लगा कि कोई भी ऐसा एरिया जहां पे लगा कि एफएम चूक गए हो, ऐसा लगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर के लिए इनफैक्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाले जो बात की जाए, जो केवाईसी रिलेटेड नॉर्म्स का सिंप्लीफिकेशन है, जो लेके आए हैं डिजिटल के लिए, जो बूस्ट है कि हाँ, आप डिजी लॉकर और क्या कहते हैं आधार के थ्रू केवाईसी केवाईसी का जो प्रोसेस डालने की बात की गई है, उससे एक्चुअली फिनटेक या बैंकिंग सेक्टर के लिए सिंप्लीफिकेशन होगा। उससे आप फाइनेंशियल इंक्लूजन आप ड्राइव कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को आप इजीली कवर कर पाएंगे, तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट आज की तारीख में होती है ये सब काम की, वो थोड़ी इंप्रूव ही होगी। सर, मेरा आखिरी सवाल, आप इस बजट को 10 में से कितने पॉइंट्स देंगे और क्यों? ये तो मैंने जैसे कहा, ये 10/10 बजट है, जी। क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ था। नॉर्मली नहीं तो ऐसा होता है मिडिल क्लास के लिए किया, रिच के लिए नहीं किया। इस बार सबके लिए कुछ ना कुछ था फाइनेंस मिनिस्टर के पास। एमएसएमई के लिए भी था, कॉर्पोरेट के लिए भी था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबके लिए पॉजिटिव है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर ग्रोथ होगा, कैपेक्स होगा, तो अगेन हर तरह के बिजनेस के लिए बेनिफिट है। तो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए भी है, बड़े बिजनेसमैन के लिए भी है, रूरल में भी, फार्मर के लिए भी कुछ है। तो हर बहुत ही ऑलराउंड कनेक्ट वाला बजट था। ऐसा कोई भी लगा नहीं, कोई भी एरिया जो उन्होंने अछूता छोड़ दिया हो। कुछ ना कुछ पॉजिटिव टच सबके लिए लेके आए, तो 10/10 है मेरे लिए। सर, क्योंकि आपने वित्त मंत्री जी के बजट को 10/10 मार्क्स दिए हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल 100% जो है सरकार मतलब सरकार ने हर तबके को, हर सेक्टर को, हर मिडिल क्लास को, चाहे हायर इनकम ग्रुप हो, सबको टच किया है। पैकिंग इंडस्ट्री के लिए भी उन्होंने काफी कुछ अनाउंसमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली की है।
हमें उम्मीद है कि इससे बैंकिंग सेक्टर को और खासकर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शीतल।